अंजू और मंजू दोनों बहनें एक छोटे से घर में अपने पिता राकेश के साथ रहा करती थी और उनके पिता राकेश घर चलाने के लिए समोसे की एक रेडी लगाया करते थे। अंजू और मंजू की मां का स्वर्गवास काफी वक्त पहले ही हो गया था, जिसके बाद राकेश ने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। कभी कभी अंजू और मंजू अपने पिता की मदद के लिए समोसे की रेडी पर चली जाया करती थी और राकेश हमेशा ही समोसे का भरता बनाकर उन्हें सब्जी के साथ ग्राहकों को खाने के लिए दिया करता था, जिस वजह से राकेश के हाथों का समोसा भरता समोसा के नाम से मशहूर था। इसी तरह से एक दिन राकेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो अपनी दोनों बेटियों से बोलता है, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई है। और बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं आज भरता समोसे की रेडी लगा पाऊंगा। तो पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं और मंजू है तो सही, हम लोग लगा लेंगे रेडी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ, आप उसे खाकर सो जाइए। और नहीं तो क्या पिताजी, आपको क्या लगता है कि हम आपकी बेटियां हैं? अरे हम आपके बेटे हैं, बेटे। और हमारे होते हुए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा आपके सुख दुख में आपका सहारा बनकर खड़े रहेंगे। पर बेटा, तुम तो जानती ही हो कि जब जब तुम दोनों बहनें भरता समोसे की रेडी पर जाती हो तो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, और उन बातों को सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों रेडी लगाओ। पिताजी, आपने वो नहीं सुना है क्या कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का तो काम ही है कहना। उनके पास दूसरों को ताने देने के सिवा और कुछ काम थोड़ी ना होता है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की बातों का क्या है, वो तो रोज हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुनने को मिल ही जाती है। और वैसे भी मेहनत का कमाकर खाने में ना कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम दोनों बहनों को लोगों की बातों का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप दवाई ले लीजिए और खाना खा लीजिए, तब तक हम दोनों बाकी का काम निपटा लेते हैं और फिर हम दोनों रेडी लेकर चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तूने अंजू। और एक बात और पिताजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको घर पर ही रहकर आराम करना है। तब तक हम दोनों बहनें बाहर का सारा काम संभाल लेंगी। इतना कहकर अंजू और मंजू सबसे पहले राकेश को खाना खिलाती है और उसके बाद में अपने पिता को दवाई देती है और दवाई खाकर राकेश अब आराम से सो जाता है। अंजू और मंजू पूरी तैयारी के साथ भरता समोसा बेचने के लिए रेडी लेकर घर से निकल जाती है। अब क्योंकि वो अक्सर ही अपने पिता की मदद के लिए भरता समोसा की रेडी पर जाया करती थी, इसलिए उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि राकेश के भरता समोसे बनाने की क्या विधि है। अंजू और मंजू दोनों ही अपनी पिता की तरह ही भरता समोसा बनाती है और ग्राहकों को खिलाती है। इस तरह से एक दिन सुंदर नाम का एक आदमी, जो कि राकेश का बहुत पुराना दोस्त था, वो भरता समोसा के ठेले पर आता है और अंजू और मंजू को वहां पर काम करते देखकर बोलता है, क्या बात है, आज दोनों बेटियां अपने पिता की जगह पर काम कर रही हैं। वैसे कुछ भी कहो, भले ही तुम दोनों लड़की हो, लेकिन लड़की होने के बावजूद तुम दोनों एक बेटा बनकर अपने पिता का सहारा बन रही हो। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ काका, वो क्या है ना कि आज पिताजी की तबीयत खराब है और ऐसे में उनका यहाँ पर काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हम दोनों बहनों ने उन्हें घर पर आराम करने के लिए कहा है। काफी दिनों से उन्हें बहुत बुखार आ रहा है, तो इसलिए हम उनका ख्याल रखने के साथ साथ उनका काम भी संभाल रहे हैं। वैसे भी हम दोनों नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पिताजी का हमारे सिवा और है ही कौन। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया कि पिता का सहारा बनती हो। बहुत खुशी हो रही है ये सब देखकर। भगवान तुम जैसी बिटिया हर किसी को दे। आप भरता समोसा खाना चाहेंगे काका? मैं आपके लिए एक प्लेट लगा दूं? हमेशा अपने पिताजी के हाथों का ही भरता समोसा खाया है, आज अंजू और मंजू के हाथों का भरता समोसा खाकर देखिए। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, लगा दो फिर एक प्लेट मेरे लिए भरता समोसा। इसी तरह से अंजू और मंजू दोनों सुंदर के लिए एक प्लेट भरता समोसा लगा देती है, जिसे खाकर सुंदर अंजू और मंजू की खूब तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और राकेश की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है।
राकेश की बिगड़ती तबीयत को देखकर अब अंजू और मंजू काफी दिन तक भरता समोसा की रेडी नहीं लगाते, जिस वजह से जो ग्राहक डेली भरता समोसा खाने के लिए आया करते थे वो कहीं और खाने के लिए जाने लगते हैं। और अपने सारे बचत के पैसे भी अंजू और मंजू अपने पिता के इलाज में लगा देती है। लेकिन फिर भी राकेश दुनिया को अलविदा बोलकर भगवान के घर चला जाता है और पिता के जाने के बाद से अंजू और मंजू का तो जैसे जीवन ही बदल जाता है और उन पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसी तरह से एक दिन सुंदर अंजू और मंजू के घर आता है और उन दोनों से बोलता है, देखो बेटा, जो हुआ वो नियति का खेल था। मैं या तुम राकेश को रोक नहीं सकते थे जाने के लिए, क्योंकि देखना, एक दिन हर किसी को जाना होता है। इसीलिए अब जो हुआ उसे स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई थी, अब भगवान ने पिता का साया भी हमारे सर के ऊपर से छीन लिया। क्या मिला भगवान को ये सब करके? क्या भगवान को तरस नहीं आता है काका? उन्हें नहीं दिखता कि हम दोनों बहनें अब किसके सहारे रहेंगी? पहले हमारी माँ को छीन लिया और अब हमारे पिताजी को। तुम्हारा काका अभी जिंदा है बेटा, और तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो। जब तक मैं हूं राकेश की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा तुम दोनों से। लेकिन अब हम क्या करेंगे काका? कहाँ जाएंगे? कैसे अपना पेट भरेंगे? तुम अपना काम करोगी और अपना खाओगी बेटा, तुम किसी के ऊपर बोझ थोड़े ही ना हो। मतलब आप क्या कह रहे हैं काका? हम समझ नहीं पा रहे। सीधी सी बात है बेटा, तुम दोनों जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तब भी उनकी भरता समोसे की रेडी संभाला करती थी, तो फिर अभी भी तुम दोनों वही करोगी। आपके कहने का मतलब है कि अब हम दोनों गरीब बहनें मिलकर भरता समोसा की रेडी लगाना फिर से शुरू कर दे काका? बिल्कुल बेटा, मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोनों अपने काम को ऊंचाइयों तक लेकर जाओगी। लेकिन इतने दिनों से हमने काम नहीं किया है, आपको लगता है कि ग्राहक फिर से हमारा भरता समोसा खाने के लिए आया करेंगे? अब तो हर कोई ग्राहक कहीं और से खाने लग गया होगा। क्यों नहीं आया करेंगे बेटा? हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम दोनों बस कोशिश करो, और मदद करने के लिए मैं भी हूं तुम्हारे साथ। सुंदर की बातें सुनकर अंजू और मंजू के मन में उम्मीद की एक नई किरण जन्म ले लेती है और दोनों बहनें खुद को संभालते हुए अगले दिन फिर से भरता समोसे की रेडी लगाने की सारी तैयारी करनी शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद अंजू और मंजू फिर से अपनी पुरानी जगह पर भरता समोसा की रेडी लगाना चालू कर देती है। शुरुआत के कुछ दिनों में तो कोई भी ग्राहक भरता समोसा खाने के लिए नहीं आया करता था, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ भरता समोसा खाने के लिए बढ़ने लगती है और भरता समोसा का काम पहले की तरह चलने लगता है। इसी तरह से एक दिन फिर जब अंजू और मंजू ग्राहकों को भरता समोसा दे रही होती है, तभी वहां सुंदर आ जाता है और बोलता है, अंजू बेटा, मंजू बेटा, भरता समोसे का काम ठीक चल रहा है ना? किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं काका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस काम पहले की तरह नहीं चल रहा है, कभी रुक जाता है, कभी चल पड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। आहिस्ता आहिस्ता काम पहले की तरह ही चलने लगेगा। मुझे लगता है कि अब हमें समय के साथ कुछ और चीज भी भरता समोसा में मिला देनी चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि जहाँ पिताजी सिर्फ एक ही सब्जी के साथ भरता समोसा बना दिया करते थे, हमें अब अलग अलग सब्जियां बनानी चाहिए ताकि ग्राहकों को और अच्छा और नया स्वाद मिल सके। बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हो अंजू। तो फिर कल से तुम अलग अलग तरीके की सब्जी बनाना भी शुरू कर दो। अब अंजू और मंजू केवल एक तरीके की सब्जी से ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके की सब्जी मिलाकर भरता समोसा बनाकर ग्राहकों को खिलाने लगती है और देखते ही देखते अब ग्राहकों को नए नए स्वाद का भरता समोसा खाने को मिलता है। तो अब ग्राहक पहले से भी ज्यादा आने लगते हैं और इस तरह सारा दिन अंजू और मंजू की रेडी पर भरता समोसा खाने वाले ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। और मदद के लिए तो अब सुंदर भी अंजू और मंजू के साथ रेडी पर काम करने लगता है और इस तरह से अंजू मंजू की आर्थिक हालत भी अब भरता समोसा की बिक्री से काफी ज्यादा सुधरने लगती है। और एक दिन अंजू और मंजू सुंदर से बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, अगर आप ना होते तो शायद मैं और मंजू तो गरीबी के दलदल से निकल ही ना पाते। सच में आपने तो पिताजी की जगह लेकर हमें पूरे तरीके से हमारे पैरों पर खड़ा कर दिया। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस बेटा, इतना भी मत कहो। तुम दोनों मेरे लिए मेरी बेटियां हो और बेटियां कभी पिता का शुक्रिया अदा नहीं करती।
अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम आपको आज से पिताजी कह सकते हैं काका? हाँ काका, क्योंकि आपने पिताजी के बाद पिताजी के सारे कर्तव्य खुद निभाए हैं, तो इसलिए हम आपको पिताजी कहना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटा, अब तुम मेरी बेटियां हो तो मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। और इस तरह गरीब बहनों का भरता समोसा और भी ज्यादा फेमस होता चला जाता है, और साथ ही पिता का प्यार जो उन दोनों से छिन गया था वो सुंदर के रूप में फिर से उन दोनों को वापस मिल जाता है। सोनपुर गांव के सभी लोग जादुई कद्दू की जय हो, जादुई कद्दू की जय हो बोल रहे थे और साथ ही साथ रामस्वरूप की भी जय हो बोल रहे थे। और एक नाटा आदमी ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। जादुई कद्दू, हम किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करें समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुमने जो हम लोगों के लिए और इस गांव के लिए किया है वो तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। बस करो भाइयों, तुम मुझे इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो राम स्वरूप का धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो इतने अच्छे दिल का मालिक ना होता तो मैं भी यहाँ ना होता। राम स्वरूप तो है ही ऐसा, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं, ये हमेशा हर किसी के दुख दर्द में खड़ा रहता है। सच कहा तुमने जादुई कद्दू, असली धन्यवाद तो राम स्वरूप को देना चाहिए। नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो गलत हो जाएगा। धन्यवाद किस बात का? आप लोग मेरे अपने हैं, ये गांव मेरा अपना है। ये तो किस्मत की बात है कि जादुई कद्दू मुझे मिल गया और हमारा गांव आज खुशहाल गांव बन गया। रामस्वरूप जाकर कद्दू को गले लगा लेता है और नाटे आदमी को भी, और उसके बाद सारे गांव वालों से आज्ञा लेकर नाटा आदमी और जादुई कद्दू गायब हो जाते हैं। असली कहानी तो उस दिन शुरू हुई थी जब रामस्वरूप के पिता का देहांत हो गया था। वो अनाथ हो गया था। ले देकर पिता ने अगर कुछ छोड़ा था तो वो बस एक छोटा सा घर। वो खुद एक मजदूर थे, इसीलिए जमीन उनके पास थी ही नहीं। वो तो बस मुखिया के यहाँ पर काम करके किसी तरह रामस्वरूप को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। पिता के गुजरने के बाद एक पल को तो रामस्वरूप को समझ ही नहीं आया कि वो अपना जीवन अब कैसे बिताएगा। मुखिया के पास जब काम मांगने आया तो मुखिया ने कह दिया, भाई पहले आते, अब तो मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। यार मेरे क्यों परेशान हो रहा है? 2 रोटी तो खानी है, घर आजा, माँ से बोलता हूँ गरम गरम खिलाएगी। बात 2 रोटी की नहीं है मेरे भाई, मुझे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। चाची मुझे आज खिला देंगी, कल खिला देंगी, लेकिन हमेशा नहीं खिला सकती। अच्छा चल, बाकी बाद में देखेंगे, पहले तू घर आ, कुछ खा ले, उसके बाद दिमाग चलाना। रामस्वरूप अपने दोस्त किशन के साथ उसके घर चला जाता है। अनाथ रामस्वरूप को देखकर किशन की माँ को उस पर बड़ी दया आ जाती है और वो उसे बिठाकर खाना खिलाती है। रामस्वरूप छोटा भी नहीं था, 18 साल का नौजवान था, सारी दुनियादारी समझता था। वो खाना खाकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन वो बड़ा पश्चाताप कर रहा था कि इस तरह खाना खाना अच्छी बात नहीं है। तभी एक दिन गांव के एक किसान ने उसे अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया। देखो भाई, तुम्हें तो पता है इस गांव के आसपास से कोई नदी नहीं बहती, कोई नहर नहीं है। मेरे खेत में एक कुआं है, उससे तूने पानी निकालकर खेतों में डालना है। तो मेहनत का काम अब बता, करना है या नहीं करना? नहीं नहीं चाचा, मैं जरूर काम करूंगा, आप बेफिक्र रहें, कितनी भी मेहनत करनी पड़ी मैं जरूर करूंगा। रामस्वरूप उसके खेत में पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेत बहुत बड़ा है। फिर वो दिमाग से काम लेता है और सारे खेतों को एक नाली से जोड़ देता है। कुएं से पानी भर भर के वो एक जगह पर छोड़ता है और नाली के द्वारा सारे खेतों में पानी जाने लगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी आधे खेत में ही पानी पहुंचा था। मेहनत का काम तो है, लेकिन मैं इस काम को आज ही खत्म करूंगा। पूरी रात पानी निकालूंगा और खेतों में डालूंगा। क्या पता और किसान को ये काम अच्छा लगे और मुझे काम मिल जाए। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। रामस्वरूप अभी भी कुएं से पानी निकाल रहा था। उसके दोनों हाथ दर्द से टूट रहे थे कि तभी उसे लगा कि कोई कुएं में कूदा है। वो तैरना जानता था, इसीलिए उसने बगैर देर किए कुएं में छलांग लगा दी। काफी देर होने के बाद आखिर उसे एक नाटा सा आदमी मिल गया और वो उसे खींचकर ऊपर ले आया और उसका पेट दबाकर पानी बाहर निकाला। कौन हो भैया? यहाँ कहाँ से टपक पड़े? आत्महत्या करने के लिए तुम्हें यही कुआं मिला? थोड़ी देर बाद गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वो नाटा आदमी बोलता है, आत्महत्या नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ घूमने आया था कि अचानक से नीलगाय आ गई और मैं डर के मारे भागा। मुझे कुआं दिखाई नहीं दिया और मैं उसमें कूद गया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, रुको ये कपड़े बदल लो। रामस्वरूप उसे अपनी कमीज पहनने के लिए देता है और फिर आग जलाकर उसे बैठने के लिए कहता है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं भैया, पापी पेट के लिए इंतजाम करने में लगा हूँ। माँ बाप साथ छोड़कर जा चुके हैं। इस दुनिया में अकेला हूँ, इसलिए पेट भरने के लिए आज ही काम शुरू किया है। अब तुम ठीक हो? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है सुबह से काम में लगे हुए हो। कुछ खाया पिया है या नहीं? ये सुनकर रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए नाव में गर्दन हिलाता है। अभी तो बताया, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। सुबह से पानी चला रहा हूँ, पैसे मिलेंगे तो कुछ खाऊंगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक चीज है। तभी वो हाथ घुमाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा जादुई कद्दू आ जाता है। ये तो एक कद्दू है। हमारे पास तो यहाँ बर्तन भी नहीं है और ना ही मसाले हैं। हम इसे कैसे बनाएंगे? तुम गलत समझ रहे हो, इसकी सब्जी नहीं बनानी है। ये मेरा प्यारा जादुई कद्दू है। मैं जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। क्या सच में ये काम करता है? मेरे और राम स्वरूप के लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त करो। तभी जादुई कद्दू में से रोशनी निकलती है और वहां पर एक चटाई बिछ जाती है। उसके ऊपर सुंदर सुंदर बर्तन आ जाते हैं। फिर उन बर्तनों में स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर रामस्वरूप हैरानी से कभी नाट्य आदमी को तो कभी जादुई कद्दू को देख रहा था। सोच क्या रहे हो? चलो खाना शुरू करो। रामस्वरूप को बहुत तेज भूख लगी थी। वो फटाफट खाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सारा खाना खा जाता है। बहुत ही लाजवाब खाना था। सच कहता हूँ, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना ही नहीं खाया था। वो तुम्हारे चेहरे से दिखाई ही दे रहा है। चलो मेरे भाई, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है मेरे भाई, खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें खेतों से बाहर छोड़कर आता हूँ, वरना फिर कोई नीलगाय आ जाएगी। रामस्वरूप उस आदमी को लेकर खेतों से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो जाने लगता है वो रामस्वरूप को आवाज देकर रोक लेता है। तुम बहुत अच्छे हो राम स्वरूप। तुम्हें पता था मेरे पास जादुई कद्दू है। चाहते तो तुम मुझे मार भी सकते थे और ये जादुई कद्दू भी ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा न करके मेरी रक्षा के लिए तुम यहाँ तक आए हो। ये जादुई कद्दू पकड़ो। मेरे भाई, मैं एक मेहनत करने वाला आदमी का बच्चा हूँ और मेहनत करना जानता हूँ। तुम्हें मार कर और ये जादुई कद्दू लेकर मैं क्या करता, और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? इसे पकड़ो, ये 3 दिन तुम्हारे पास रहेगा। फिर आकर मैं अपनी अमानत ले जाऊंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इस कद्दू से मांग लेना। रामस्वरूप के हाथ में कद्दू था और वो नाटा आदमी गायब हो जाता है। रामस्वरूप इधर उधर देखता है लेकिन उसे वो दिखाई नहीं देता। जादुई कद्दू, सुबह होने वाली है। मैंने चाचा से कहा था कि पूरा खेत पानी से भर दूंगा, पर हो नहीं पाया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो पीछे सारा खेत पानी से भरा हुआ है। ये देखकर रामस्वरूप खुश हो जाता है और जादुई कद्दू को लेकर घर आ जाता है। सुबह सुबह ही पड़ोस के घर से रोने की आवाज सुनकर रामस्वरूप वहां जाकर देखता है तो पड़ोस वाले ताऊजी कीचड़ में फिसलकर गिरे हुए थे और उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इसीलिए वो दर्द से चिल्लाकर रो रहे थे और घर वाले परेशान उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो वापस आता है और जादुई कद्दू से कहता है कि ताऊजी को ठीक कर दो, और ताऊजी एकदम से भले चंगे हो जाते हैं। सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। सबको खुश हुआ देख रामस्वरूप भी खुश हो जाता है और घर आकर सो जाता है। सोनपुर गांव में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। शाम के समय अचानक से घर में लगी आग के चलते कई घरों में आग फैल जाती है। सब लोग हाहाकार कर रहे थे। कईयों के घर का सामान जल रहा था और कोई अपने आप को और घर वालों को बचाने में लगा था। शोर सुनकर रामस्वरूप की आंख खुल जाती है और वो कद्दू को लेकर वहां जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। जादुई कद्दू, सब कुछ सही कर दो। तभी अचानक से घरों के ऊपर पानी गिरने लगता है और आग शांत हो जाती है। सारे गांव वाले हैरानी से देख रहे थे और जो रामस्वरूप के पास खड़े थे उन्होंने सुन लिया था कि वो जादुई कद्दू से क्या कह रहा था। सब लोगों के घर का सामान वापस वैसे ही हो जाता है। देखो भाइयों देखो, ये तो रामस्वरूप ने किया है। देखो उसके हाथ में जादुई कद्दू है। मैंने अपने कानों से सुना इसने जादुई कद्दू से कहा। क्या ये आदमी सच कह रहा है रामस्वरूप? हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे हाथ में जादुई कद्दू है, ये सबकी मदद करता है। मुखिया उसके हाथ से कद्दू ले लेता है और कद्दू से कहता है, मेरे गांव के लोगों को अमीर बना दो। वो कई बार इस बात को बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता। सब लोग हैरान थे। फिर सब लोग कहते हैं कि ये कद्दू जरूर रामस्वरूप की ही बात सुनता होगा। मुखिया कद्दू रामस्वरूप के हाथ में दे देता है। जादुई कद्दू, मेरे गांव के लोगों की मदद करो और उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर दो। गांव की सड़कों को पक्का कर दो। तभी सब देखते हैं कि उनके घर अच्छे अच्छे घरों में बदल गए हैं और गांव की सड़कें भी पक्की हो गई हैं। ये देखकर गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तभी एक औरत आती है। रामस्वरूप भैया,
गांव में अस्पताल का भी इंतजाम कर दो। सभी लोग औरतों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। रामस्वरूप जादुई कद्दू से बोलता है और गांव के पास ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बन जाता है और उसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। ये तो तुम्हारे हाथ बड़ी कमाल की चीज लगी है रामस्वरूप। हमेशा जिंदगी भर उसका इस्तेमाल अच्छे से करना। नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो मुझे बस 3 दिन के लिए मिला है, जिसमें से एक दिन अब जाने वाला है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं गांव के लिए जो अच्छा होगा जादुई कद्दू से करवा लूंगा। रामस्वरूप सारे गांव वालों के बारे में सोच सोचकर जो जो जरूरत की चीजें थी वो सब कर देता है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं सोच पाता। और 3 दिन बीत जाते हैं, तभी वो नाटा आदमी आ जाता है। अपने लिए तुमने कुछ नहीं किया? वो तो मैं भूल ही गया। गांव वालों को बहुत जरूरत थी, उनकी ही चीजें पूरी की। जादुई कद्दू, ये रामस्वरूप तो बिल्कुल मासूम है। तुम इसके लिए एक अच्छा सा घर बनाओ, नौकर चाकर दो और धन इतना दो कि कभी खत्म ना हो। इस तरह रामस्वरूप की दरियादिली से सोनपुर की काया ही पलट गई और वो नाटा आदमी अपने साथ अपने जादुई कद्दू को लेकर चला जाता है। अब रामस्वरूप के साथ साथ सारे गांव वाले बहुत खुश थे। महिमा बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। बड़ी मुश्किल से उसके माता पिता ने उसकी शादी अर्जुन नाम के लड़के से की थी। मायके की तरह महिमा का ससुराल भी बेहद गरीब था, पर इस बात से वो कभी भी उदास नहीं रहती थी। उसके जीवन में कमी थी तो केवल एक संतान की। महिमा की शादी को 4 साल हो गए थे, पर अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक शाम महिमा गली में खेल रहे कुछ बच्चों को निहार रही होती है। तभी सरस्वती नाम की एक औरत उन बच्चों को भगाते हुए बोलती है, अरे जाओ जाओ बच्चों, चले जाओ यहाँ से। ये डायन देखो तो कैसे तुम्हें गहरी नजरों से देख रही है। अरे खुद की तो औलाद नहीं है ना, इसीलिए औरों की औलाद को देखकर जल रही है। जाओ बच्चों जाओ, इससे पहले कि इसकी बुरी नजर तुमको लग जाए कहीं, और जाकर कहीं और खेलो, क्योंकि ये तो यहां से जाएगी नहीं, इसीलिए तुम ही चले जाओ। सरस्वती सभी बच्चों को वहां से भगा देती है, लेकिन उसकी कई बातों से महिमा के दिल को ठेस पहुंचती है। जिसके बाद सरस्वती महिमा से कहती है, क्यों रे, खुद तो तू है ही बांझ, अब क्या औरों की खुशी भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती? अरे क्यों घूर घूर कर देख रही थी बच्चों को? खा जाएगी क्या उन्हें? शर्म नहीं आती औरों के बच्चों पर बुरी नजर डालते हुए? अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, पर तू तो ठहरी पापिन, तभी तो भगवान तेरी कोख से नहीं जन्मे। सरस्वती बहन, एक औरत से ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? माना कि मेरी खुद की संतान नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बाकी लोगों से ईर्ष्या करूं। मैं बस उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, उन्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। अरे जा जा, तेरी जैसी बहुत देखी है मैंने, आई बड़ी झूठी ममता दिखाने वाली। अरे तेरे जैसे गरीबों की झूठी ममता बहुत देखी है मैंने। तेरे जैसे ही लोग होते हैं जो ऐसे मासूमों का व्यापार भी कर देते हैं, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ममता का ढिंडोरा लेकर। इतना कहकर सरस्वती वहां से चली जाती है, पर उसके कड़वे बोल सुनकर रोती हुई महिमा अपने घर जाती है, जहां उसकी सास सुमित्रा उसे देखकर बोलती है, क्यों री, क्या हो गया? क्यों इतने बड़े बड़े आंसू बहा रही है? क्या हो गया? अरे कुछ बोलेगी कि मुंह में दही भर के बैठी है? सासू माँ, वो सरस्वती है ना, आज उसने फिर से मुझे भला बुरा सुनाया। मैं तो बस गली में खेलते बच्चों को देख रही थी और कुछ भी नहीं। अरे तो किसने कहा है लोगों के बच्चों को निहारने को? 4 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक मुझे दादी बनाने का, मेरे बेटे को बाप बनने की, खुद को माँ बनने का सुख नहीं दे पाई। हमारे तो कर्म ही फूट गए जो तेरे जैसी पापिन को बहू बना लिया। न जाने कौन से पापों का फल तेरे साथ साथ हमें भी भुगतना पड़ रहा है। अरे ताने नहीं देंगे लोग तो क्या पूजा करेंगे तेरी? सुमित्रा की बातें सुनकर महिमा को और दुख होता है। वो और रोती है और वहां से चली जाती है। औलाद ना होने की वजह से महिमा की जिंदगी में गरीबी के साथ साथ निसंतान होने का ज्यादा दुख था, क्योंकि हर कोई उसे उसकी निसंतान होने का ही ताना दिया करता था। एक रात महिमा अर्जुन के साथ घर आ रही होती है। दोनों एक सुनसान सड़क से गुजर रहे होते हैं कि तभी उनके कानों में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आती है और वो अर्जुन से कहती है, अर्जुन, क्या आपने कोई आवाज सुनी?
छोटा बच्चा रो रहा है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। आवाज तो आ रही है, पर इतनी रात को छोटा बच्चा इस जगह पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। आसपास देखते हैं अर्जुन, लगता है किसी बच्चे को जरूरत है हमारी। आप जरा अपने फोन की लाइट जलाना, वो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। महिमा के कहने पर अर्जुन अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है, जिसके बाद इधर उधर आवाज को तलाशने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे कपड़े के अंदर लिपटा हुआ एक बच्चा, जिसके बदन पर अभी भी प्रसव पीड़ा का खून लगा हुआ था। महिमा उस बच्चे को जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर सीने से लगा लेती है और वो बच्चा एकदम शांत हो जाता है। और महिमा रोते हुए बोलती है, हे भगवान, कौन है ऐसी पत्थर दिल माँ जो अपने नवजात शिशु को इतनी रात को ऐसे पेड़ के नीचे छोड़कर चली गई। एक बार भी उसका ममता भरा दिल नहीं कांपा, उसके हाथ नहीं डगमगाए। ऐसे छोटे से जान को इस अंधेरे रास्ते पर जो छोड़ देते हुए, अभी तक तो इसने ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं, और उसे ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया तड़पते हुए। महिमा, हमें आसपास पूछना चाहिए कि बच्चा किसका है। कहीं ऐसा ना हो कि सच कुछ और ही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें किसी से कुछ नहीं पूछना। अरे कौन पागल है जो अपने नवजात शिशु को ऐसे छोड़कर जाएगा? ये देखिए, ये एक बेटी है। समाज में आज भी बेटियों के भेदभाव के कारण ना जाने कितनी ही बेटियां ऐसे मर रही हैं, लेकिन इसकी माँ मैं बनूंगी, मैं पालूंगी इसे। आप बनेंगे इसके पिता। आज से ये हमारी बच्ची है। इतना कहकर महिमा उस बच्चे को फिर से सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद अर्जुन और महिमा नवजात बच्चे को अपने घर ले आते हैं। घर पहुंचते ही सुमित्रा महिमा के हाथों में बच्चा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिस पर सुमित्रा भड़कते हुए बोलती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कांड कर रही है, पागल हो गई है। किसी का भी बच्चा उठाकर तूने अपना बच्चा बना लिया, और बनाया भी तो एक लड़की को। अरे हम पहले ही गरीब हैं, लड़की की शादी कैसे होगी? धन कहाँ से लाएंगे? जहां से लेकर आई है वहीं छोड़ा इस पाप को। न जाने कौन है, किसकी है, कोई क्यों छोड़ गया? नहीं सासू माँ, मैं इस बच्चे को कहीं नहीं छोड़कर आऊंगी। ये बच्ची मेरी है, मैं हूं इसकी माँ। अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो चाहे आप मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन मैं इस बच्चे को खुद से जुदा नहीं करूंगी। महिमा का जवाब सुनकर सुमित्रा और भड़क जाती है और वो गुस्से में महिमा और उसकी बेटी को घर से निकाल देती है। अर्जुन भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर सुमित्रा अपने बेटे की भी नहीं मानती और महिमा को अपने घर से बेदखल कर देती है। महिमा अपने बच्चे को सीने से लगाए चुपचाप चली जाती है और दर बदर भटकने लगती है। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं। महिमा अपनी बेटी का नाम चाहत रख देती है। ऐसे ही एक रोज चाहत दूध पीने के लिए बिलक बिलक कर रोने लगती है, पर महिमा के पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती। इतने पर भी गरीब माँ महिमा की ममता परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकती और महिमा लगातार मेहनत करके जैसे तैसे चाहत का पेट भर ही दिया करती थी। वक्त गुजर जाता है और चाहत 5 साल की हो जाती है। अब महिमा के पास रहने के लिए एक कमरा था और वो मनिका नाम की एक बहुत ही रईस औरत के घर पर झाड़ू पोछे का काम करने लगी थी। एक शाम मनिका जोर जोर से रो रही होती है। तभी महिमा वहां आती है और बोलती है, माफ करना मालकिन, पूछने का हक नहीं है, पर आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस कुछ पुरानी बातें हैं जिनके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उन्हीं बातों को याद करके बस रो रही थी। ऐसा क्या है मालकिन? आप चाहो तो मुझे दिल का हाल कह सकती हो। बात ये है कि मनिका एक अमीर घर की बहू थी। मनिका पेट से थी, लेकिन उसके ससुराल वालों को पोता चाहिए था। वो लोग बार बार मनिका से पोते की बात किया करते थे। ऐसे ही एक रात मनिका को लेबर पेन उठता है और मनिका को उसके ससुराल वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां मनिका एक बेटी को जन्म देती है। और जब ये बात मनिका के ससुराल वालों को पता लगता है तो वो मनिका की बेटी को वहां से गायब करवा देते हैं।
तब से लेकर आज तक मैंने अपनी बच्ची को देखा भी नहीं। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने बहुत गलत किया, इसीलिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने पति और अपने ससुराल वालों को छोड़ दिया। मनिका की बातें सुनकर महिमा की आंखों के आगे उसी रात के दृश्य आने लगते हैं जब उसे चाहत एक कपड़े में लिपटी हुई मिली थी, जिसके बाद महिमा मनिका को उस रात की सारी सच्चाई बता देती है। अब सारी बातें साफ हो चुकी थी। उस रात मिली हुई बच्ची मनिका की बेटी थी। 5 सालों बाद अपनी बच्ची को मिलने और उसे देखने की उत्सुकता से मनिका खुशी से झूम उठती है और मनिका महिमा से चाहत से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। महिमा उसे चाहत के पास अपने घर ले जाती है। मनिका चाहत को देखते ही उसे गले लगा लेती है, पर चाहत उसकी बाहों से निकलकर महिमा की बाहों में लिपट जाती है। तभी महिमा बोलती है, मेरी बच्ची चाहत, तेरा मेरा साथ यहीं तक का था। इस गरीब माँ की ममता यहीं तक लिखी थी। अब तुझे ममता देने वाली तेरी असली माँ आ गई है। बेटा, ये तेरी असली माँ है, मैं नहीं हूं बेटा। आज से तो इनकी अमानत है। जा बेटा, अपनी माँ के साथ चली जा। महिमा रोते हुए चाहत को खुद से अलग कर देती है, पर चाहत महिमा को नहीं छोड़ती। तभी मनिका चाहत के सिर पर हाथ फेरती है और वो बोलती है, नहीं महिमा, ये मेरी नहीं, ये तुम्हारी ही बेटी है। भले ही इसे मैंने जन्म दिया था, लेकिन उस वक्त जिस तरह मुझसे जुदा हुई, मेरे सारे हक तभी खत्म हो गए थे। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी बच्ची को मां बनकर पाला। उसका बचपन तुम्हारे साथ बीता है। जितनी ममता मेरे दिल में इसके लिए नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ममता तुम्हारे दिल में है। और ममता कभी अमीर या गरीब नहीं होती। माँ की ममता बस माँ की ममता होती है, जो तुमने इसे दी है। मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने सही सलामत है। मैं यही देखकर बहुत खुश हूं। इतना कहकर मनिका वहां से चली जाती है, जिसके बाद से मनिका महिमा को अपने साथ ही अपने बड़े घर में रहने के लिए जगह देती है। साथ ही वो चाहत की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा अपने सर ले लेती है। इस तरह गरीब माँ की ममता उसकी बेटी को उससे बांधे रखती है और साथ ही चाहत को एक साथ 2-2 माँ का प्यार मिलने लगा। 5 साल का मनीष घर में इधर से उधर घूम रहा था। उस मासूम को ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ मर चुकी है और सब लोग उसका दाह संस्कार करने के लिए लेकर जा रहे हैं। मनीष के पिताजी ने मनीष को गोद में उठाया और फिर शमशान घाट की तरफ चल पड़े। मनीष के हाथों उसकी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद वो मनीष को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगे। होने को कोई नहीं टाल सकता। भगवान तुम्हें संभलने की हिम्मत दे। मनीष का ख्याल रखना। गोद में बैठा हुआ मनीष अपने बाबा से कहता है, बाबा चलो घर, भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर में घर चलते हैं। जब चिता थोड़ी ठंडी होने लगी तो मनीष अपने बाबा के साथ घर आ जाता है और सारे घर में माँ माँ कहकर चिल्लाने लगता है। कुछ रिश्तेदार जो घर पर थे मनीष को संभालने लगते हैं, लेकिन मनीष अपनी माँ के लिए रोने लगता है। देखो तो, इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि इसकी माँ अब वापस नहीं आ सकती। मैं ही कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता कुछ खा ले मेरे हाथों से। अभी बेचारा बहुत छोटा लगता है मुझे। किशन लाल को शादी कर लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो इसकी माँ की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई, और फिर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है ना। बाकी की सभी औरतें उस औरत की हाँ में हाँ मिलाती है। 2-4 दिन बाद सभी रिश्तेदार चले जाते हैं और किशन लाल अपने बेटे मनीष को लेकर अपनी दुकान संभालने लगता है। उसके बाजार में किराने की दुकान थी। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस मनीष की माँ चली गई थी, ये सबसे बड़ा दुख था। एक दिन किशनलाल मनीष को लेकर अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी एक ग्राहक वहां पर आता है। बड़ा दुख हुआ किशनलाल भैया सुन के। अभी आपका बेटा भी तो देखो कितना छोटा है। बुरा नहीं मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, पता नहीं कैसी औरत घर आ जाए और मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा तो मेरा तो मरना हो जाएगा। इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने तो भैया बस इसलिए कहा कि तुम्हारे घर में तो कोई इसको संभालने वाला है भी नहीं। यहाँ दुकानदारी देखोगे या अपने बेटे को संभालोगे? अभी तो दुकान पर हो, फिर स्कूल भी जाना होगा।
एक दिन की बात नहीं है किशनलाल, पूरा जीवन पड़ा हुआ है। किशनलाल से मिलने के लिए जब भी कोई आता या कोई ग्राहक दुकान पर आता, सभी किशनलाल को यही कहते कि वो दूसरी शादी कर ले। और एक दिन किशनलाल की दूर की मौसी उसके घर आती है। देख किशनलाल, ले देकर एक मैं ही तेरी रिश्तेदार हूँ। माना कि तेरी सगी मौसी नहीं हूँ, लेकिन तेरी चिंता थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। मेरे गांव में एक औरत है गंगा, बेचारी के बच्चे नहीं हुए तो पति ने उसे छोड़ दिया। बहुत अच्छी औरत है, तू कहे तो मैं तेरे रिश्ते की बात वहां पर चलाऊं। लेकिन मौसी, सौतेली माँ तो सौतेली ही रहती है। मेरा मनीष अभी बहुत छोटा है, अगर उसने इसके ऊपर अत्याचार किया तो ये पता नहीं कैसा इंसान बनेगा। तेरी सारी बातें मैं मानती हूँ, लेकिन एक बात बता, क्या तू अकेले मनीष को पाल पाएगा? उस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगा। उसकी गरीब माँ दिन रात उसकी चिंता में घुली जा रही है। आखिर मौसी के बहुत समझाने के बाद किशनलाल शादी के लिए तैयार हो जाता है और वो गंगा को ब्याह करके अपने घर ले आता है। ये कौन है बाबा? तुम मुझसे रोज पूछते हो ना कि तुम्हारी माँ कहाँ चली गई, और मैं कहता था कि वो भगवान के पास चली गई है। ये देखो, तुम्हारी माँ को भगवान ने भेज दिया है। सच्ची बाबा? पर ये तो मेरी माँ नहीं है, इनकी शक्ल तो मेरी माँ से नहीं मिलती। हाँ बेटा, बड़ी दूर का सफर था। आने जाने में इतनी धूल मिट्टी मेरे चेहरे पर लग गई कि चेहरा ही बदल गया। लेकिन मैं फिर भी तेरी माँ ही हूँ। चेहरा ही तो बदला है ना, माँ तो माँ ही होती है। और ये कहकर गंगा मनीष को गोदी में उठा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। देखो गंगा, मैंने ये शादी केवल मनीष के लिए की है। मेरे सामने प्यार का दिखावा करना और मेरे पीठ पीछे इसके साथ अत्याचार, ऐसा कुछ मत करना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में अब तक इतना कुछ देखा है, लोगों के ताने सुने हैं, बांझ होने का कलंक सहा है। आपने तो मुझसे शादी करके मेरा उद्धार कर दिया, मुझे मनीष की माँ बना दिया। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। गंगा की बातें सुनकर किशनलाल मन को शांत कर लेता है और धीरे धीरे मनीष भी गंगा से घुल मिल जाता है। अब किशनलाल आराम से अपना काम देख रहा था और गंगा घर और मनीष को संभाल रही थी। मनीष स्कूल भी जाने लगा था और देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं। मनीष अब समझदार हो गया था। आस पड़ोस के लोग उसे आते जाते पूछते, अरे मनीष बेटा, तेरी सौतेली माँ तेरा ख्याल तो रखती है ना? आप मेरी माँ को सौतेली क्यों कह रही हैं? उनका नाम गंगा है, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अरे पर है तो सौतेली माँ ही ना, इसलिए मैं बस पूछ रही थी। मनीष धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और सभी लोग सौतेली सौतेली बोलकर मनीष को परेशान कर रहे थे और धीरे धीरे मनीष अपनी माँ से दूर होने लगा। अब मनीष 22 साल का जवान लड़का था और सौतेली का मतलब भी अच्छे से जानता था। एक दिन, मनीष बेटा, क्या बात है बेटा, आजकल तुम मुझसे बातें ही नहीं करता? तेरे बाबा दुकान पर चले जाते हैं, तुम भी अधिकतर घर से बाहर रहते हो, मेरा मन नहीं लगता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, मुझसे बातें किया कर। तेरा और तेरे बाबा के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अभी आप चली जाइए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आपसे बात करने का। गंगा दुखी होकर अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और उधर दुकान पर किशनलाल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। कुछ लोग आकर मनीष को इस बारे में बताते हैं। मनीष भागता हुआ दुकान पर जाता है। मनीष की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और उधर गंगा को जब पता चलता है तो वो छाती पीट पीट कर रोने लगती है। अब किशनलाल के चले जाने के बाद में घर में सिर्फ मनीष और गंगा रह जाते हैं। मनीष अपने पिताजी की दुकान संभाल लेता है और वहाँ पर लोग उसे तरह तरह की बातें कहने लगते हैं। कैसे हो मनीष बेटा? देखो, तुम्हारे भले की बात करता हूँ, सब कुछ अपने नाम लिखवा लो, कहीं तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा सब कुछ लेकर भाग ना जाए। आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब तो सीधा सीधा है, तुम इकलौते लड़के हो किशनलाल के। अब वो तो चला गया, तुम्हारी माँ तो सौतेली है, वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी धन दौलत लेकर चली जाए। मनीष के दिमाग में ये बात घर कर गई। वो अपनी माँ को शक की नजरों से देखने लगा। वो कभी भी उनके कमरे में जाता और उनके कमरे में रखे हुए सारे पेपर छान मारता। मनीष की इस हालत को गंगा ने भी देख लिया था। क्या हुआ मनीष बेटा, आजकल तुम बड़े परेशान रहते हो? मुझे ये झूठी हमदर्दी मत दिखाओ। मैं जान गया हूँ, बाबा के जाने के बाद अब आप यहाँ से सब कुछ लेकर जाना चाहती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मनीष? मैं भला कहाँ जाऊंगी? मेरे आगे पीछे कौन है तुम्हारे सिवा?
और ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? आप मेरी सौतेली माँ हो ना। बाबा तो चले गए, आपने उनसे शादी उनकी धन दौलत के लिए ही तो की थी। ये सुनने से पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? शर्म नहीं आई अपनी माँ से ये बात कहते हुए? क्या बचपन से आज तक दिया हुआ सारा प्यार भूल गया तू? तुझे क्या लगता है तेरे से ज्यादा जरूरी ये धन दौलत है मेरे लिए? अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। गंगा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मनीष भी गुस्से में अपनी दुकान की तरफ निकल जाता है। वो इधर उधर नहीं देखता और सीधा सड़क पार करने लगता है कि तभी एक बस से उसकी टक्कर हो जाती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसके फोन से गंगा को फोन करते हैं। हेलो, क्या हुआ मनीष बेटा? देखिए बहन जी, जिसका ये फोन है उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। हम उसे अस्पताल लेकर आए हैं, आप भी आ जाइए। फिर वो आदमी गंगा को अस्पताल के बारे में बता देता है। गंगा कांपते हाथों से फोन को रख देती है और बहुत जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। गंगा अस्पताल आती है तो डॉक्टर कहते हैं, देखिए मरीज का काफी खून बह गया है, हमें उन्हें खून चढ़ाना होगा। डॉक्टर साहब, मेरा और मनीष का खून एक ही है। आप मेरे शरीर का कतरा कतरा ले लो, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए, कृपा कीजिए। गंगा के साथ उसके 2 पड़ोसी भी आए थे। गंगा की बात सुनकर वो लोग गंगा की तारीफ करने लगे। देखो तो कैसी भली औरत है, पराई औलाद के लिए खून का कतरा कतरा देने को तैयार है। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ। एक सौतेली माँ भला अपने सौतेले बेटे के लिए ऐसा कैसे कर सकती है? जब तक मनीष को होश नहीं आ जाता तब तक गंगा वही अस्पताल में रहती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि मनीष होश में आ गया है, वो वहाँ से चली जाती है। मनीष को लगता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। पड़ोसन जब मनीष को देखने के लिए आती है, आंटी, क्या आप मेरी माँ के बारे में बता सकती हैं? वो घर पर है या नहीं? वो मुझे देखने आई कि नहीं? ये क्या कह रहा है मनीष? तेरे होश में आने तक वो एक पल के लिए भी तेरे पास से नहीं हिली। तुम्हें पता है, डॉक्टर से कह रही थी कि कतरा कतरा मेरा खून ले लो, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लो। भाई, मैंने ऐसी माँ नहीं देखी, वो भी सौतेली। लगता है तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए गई होगी। आ जाएगी, चिंता मत करो। ये सुनकर मनीष को अपने कहे हुए शब्दों पर लज्जा आ रही थी। कितना भला बुरा कहा था उसने अपनी सौतेली माँ को। मनीष कई दिन तक अस्पताल में ही रहता है, पर गंगा नहीं आती। ठीक होने के बाद मनीष गंगा को ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन गंगा उसे एक वृद्धाश्रम में मिलती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं लोगों की बातों में आ गया। कोई भी बात हुई हो मनीष, लेकिन अब तुम मुझ पर भरोसा तो नहीं करते हो ना? मुझे माफ कर दो, इससे ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है माँ। और मेरे साथ घर चलो, आपने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। रो मत मनीष, मैं एक माँ हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ। मैंने कभी तुझे पराई औलाद नहीं समझा और हमेशा अपनी औलाद समझकर तुम्हें प्यार दिया। मनीष अपने किए की रो रो कर माफी मांगता है। गंगा का मन पिघल जाता है और वो अपने बेटे मनीष के साथ घर आ जाती है और उसके बाद मनीष भी अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगता है।